आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टू रिएक्शंस और इन रिएक्शंस का मैकेनिज़्म क्या होता है और एग्जांपल्स से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड किया था। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि दीज रिएक्शंस आर एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड इसका मतलब क्या है कि इन रिएक्शंस में एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगी जस्ट लाइक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। पर टाइप 1 के अंदर आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व थी, लेकिन टाइप 2 में हमारे पास आईजीजी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है और आईजीएम एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। इसका कंप्लीट मैकेनिज़्म भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि असल में ये किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर। दूसरी चीज़ हमने जो अंडरस्टैंड की थी टाइप 1 के अंदर कि इसके अंदर जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ हैं उन दोनों में से कौन फ्री है और कौन बाउंडेड है। टाइप 1 के अंदर हमने पढ़ा कि जो एंटीजन होता है वो फ्री होता है और फॉरेन होता है, यानी आउट बॉडी के बाहर से आता है। लेकिन टाइप 2 के अंदर जो एंटीजन होता है वो बॉडी का अपना एंटीजन होता है, यानी वो सेल्फ एंटीजन होता है बॉडी का, सेल्फ एंटीजन। और ये सेल के ऊपर क्या होता है, बाउंडेड होता है, फिक्स्ड होता है, और यू कैन से इट इज़ फिक्स्ड। अब और जो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, फ्री होती हैं। जिस तरह से ऊपर हमने एंटीबॉडीज़ का जिक्र किया कि एंटीबॉडीज़ आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व होती हैं और वो दोनों एंटीबॉडीज़ फ्री एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का, जिसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व हैं। उसके बाद एंटीजन इसके अंदर बाउंडेड होता है, फिक्स्ड होती है, और एंटीबॉडीज़ के अंदर क्या होती हैं, फ्री होती हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज़्म ऑफ टाइप 2 रिएक्शंस। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से असल में मैकेनिज़म्स होते हैं टाइप 2 रिएक्शंस के अंदर। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 तीन तरह से सेल्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं। वो तीन तरीके कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन सबसे पहला मेथड है। अब जो आईजीजी और आईजीएम, इन दोनों के बारे में ये बात याद रहे कि ये दोनों क्या करती हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकती हैं। सबसे पहला इसका कौन सा पार्ट होता है? C1q। ये हम फर्दर किसी दूसरी वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि असल में ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या। ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो इन्फ्लेमेशन के अंदर या डिस्ट्रक्शन के अंदर, सेलुलर डिस्ट्रक्शन के अंदर रोल प्ले करती हैं। कोई भी फॉरेन सेल है बॉडी के अंदर एंटर हो गया है तो उसके डिस्ट्रक्शन के लिए जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसके डिफरेंट पाथवेज हैं। जो आईजीजी और आईजीएम हैं वो क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करती हैं, क्लासिकल पाथवे को। अब नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या है कि हमारे पास ये फॉरेन सेल है, इसकी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है। हमारी बॉडी जब इनको रिकॉग्नाइज करती है तो वो आईजीएम प्रोड्यूस करती है। आईजीएम जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी तो वो आकर इसके साथ क्या कर देगी, बाइंड कर जाएगी। उसका फैब रीजन इसके साथ आकर बाइंड कर जाएगा और उसका जो एफसी रीजन है
इस FC रीजन में स्लाइड से चेंजेस आ जाएंगे। लेट्स से ये चेंज आ गया, इस चेंज को रिकॉग्नाइज करता है C1q। ये एक प्रोटीन है जो इधर आकर इसके साथ अटैच हो जाती है। फिर इसके साथ और बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स इसके साथ अटैच होती हैं और उनके अटैचमेंट की वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं मैक। ये कॉम्प्लेक्स जो बना है, इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स असल में करता क्या है, ये फ़ौरन बाहर से आने वाले सेल को या बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह का ऑर्गेनिज़म है उसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देता है। और इन पोर्स के क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, इनके सेल का जो फ्लूइड है वो सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और सेल की क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, सेल ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या करता है, सेल्स की डेथ करवाता है। अब देखेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी में ये किस तरह से रोल प्ले करेगा। सेकंड जो मैकेनिज़्म है सेल डिस्ट्रक्शन का वो ADCC है। ADCC का मतलब क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स, यानी जो साइटोटॉक्सिक सेल्स ये इस तरह के सेल्स हैं जो सेल्स की डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई भी फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो ये एंटीबॉडीज़ इसके साथ जाकर अटैच होती हैं। जब ये इसके साथ अटैच होती हैं तो इन एंटी बॉडीज़ के FC पार्ट के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है NK सेल, नेचुरल किलर सेल। इसकी सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इसकी सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है फॉर FC रीजन, फॉर FC रीजन। ये FC रीजन है एंटीबॉडी का और ये NK सेल का रिसेप्टर है। और होता क्या है कि जब ये एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करती है एंटीजन के साथ तो ये NK सेल्स को अपनी तरफ बुलाते हैं कि मैंने फ़ौरन पार्टिकल को पकड़ लिया है, रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, आकर इसको किल कर दो। अब NK सेल्स क्या करते हैं, ये स्पेशल टाइप के एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जिनको जो असल में क्या करते हैं, इसके अंदर पोर्स क्रिएट करते हैं, इसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देते हैं। जब इसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देंगे इस सेल की क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। थर्ड मैकेनिज़्म है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनिन का काम होता है यू कैन से मीडिएटर का, दो पार्टीज़ को आपस में मिलाना। लेट्स से कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ऑप्सोनिन का काम भी कर रही होती हैं। ये लेट्स सपोज एंटीबॉडी है, इसने रिकॉग्नाइज़ किया फैब रीजन के थ्रू फॉरेन एंटीजन को। ये एंटीजन था इसका, इसको रिकॉग्नाइज़ किया। एक साइड से इसने इसको रिकॉग्नाइज़ कर दी, दूसरी साइड से ये मैक्रोफेजिस के साथ अटैच हो जाती है। मैक्रोफेजिस की सरफेस पर इस FC रीजन का क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जब ये FC रीजन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और दूसरी साइड से वो फॉरेन एंटीजन के साथ बाइंड किए हुए है तो फिर मैक्रोफेजिस अपना फैगोसाइटोसिस के थ्रू इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसकी डिस्ट्रक्शन कॉज कर देंगे। तो 3 मैकेनिज़म्स हैं कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, मैक फॉर्मेशन और मैक फॉर्मेशन से सेल लाइसिस। एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी जिसमें NK सेल्स क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं FC पार्ट को
और फिर उस सेल को बॉडी से रिमूव करते हैं, या उसकी लाइसिस करवा देते हैं। ऑप्सोनाइजेशन में हमने अंडरस्टैंड किया कि एंटीबॉडीज़ मीडिएटर का काम करते हैं। वो एक साइड से एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं और दूसरी साइड से वो मैक्रोफेजेस के साथ। मैक्रोफेजेस की एबिलिटी होती है कि ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। उस फैगोसाइटोसिस से ये फ़ौरन एंटीजन को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर 3 तरीक़ों से सेलुलर डेथ करवाई जाती है या एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल के ऊपर। अब ये सारे मैकेनिज़्म जो अभी हमने अंडरस्टैंड किए हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, एडीसीसी और जो है ऑप्सोनाइजेशन, ये कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के अंदर, जब भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर स्पेशल टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। 3 तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन एच। अगर किसी पर्सन के अंदर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर किसी पर्सन के अंदर एंटीजन बी है, उसका ब्लड ग्रुप बी। जिसके अंदर ये दोनों होंगे तो उनका ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसके अंदर सिर्फ एच एंटीजन होगा उसको कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि एच एंटीजन सब ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल ब्लड ग्रुप्स। यानी अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और एच बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। जिसका बी है उसके अंदर बी भी प्रेजेंट होगा, एच भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जिसके अंदर एच है उसका ना ए प्रेजेंट होगा ना बी प्रेजेंट होगा। इधर नीचे टेबल में भी हमने शो किया हुआ है कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर ए एंटीजन होगा और उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगी। तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर दो तरह के दो चीज़ें होंगी। एक तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा, लेकिन उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो कौन सी होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज़। अभी ऐसा क्यों होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमने बात की कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, या आप कह लें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो नेचर होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब इसी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, उसकी सरफेस के ऊपर भी इसी तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी आरबीसीज़ के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन्स की तरह होती है। अभी किस तरह से रोल प्ले करती हैं। अब एंटीबॉडीज़ किसी भी पर्सन के अंदर बाय बर्थ नहीं होती। आफ्टर बर्थ कुछ टाइम के बाद उनकी एंटीबॉडीज़ जो है वो बनती हैं। वो बनती इस वजह से हैं कि जितने भी पर्सन्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से एक्सपोजर में होते हैं। तो जब इसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनके ऊपर उसी तरह की एंटीजन्स प्रेजेंट हैं तो बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। जब इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है तो वो ब्लड के अंदर स्टोर्ड रहती हैं। तो ए वाले पर्सन के अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर ऐसा है जिसके ऊपर बी वाली एंटीजन बी की तरह की एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके पास जो है वो उसको क्या प्रोड्यूस करनी चाहिए, एंटी ए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो यानी इस पर्सन के पास एंटी ए एंटीजन्स भी प्रेजेंट होनी, एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होनी चाहिए।
बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगर ऐसा हो तो इसकी एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन के साथ बाइंड करके रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन कॉज करेंगी, जिसकी वजह से ब्लड की डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। तो नेचर ने क्या किया है, एक नेगेटिव सिलेक्शन का मैकेनिज़्म रखा है बॉडी के अंदर कि वो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट अगर कोई बी सेल एंटीबॉडी बनाता है तो उसको क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, एंटी बी एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर कोई बी सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसके पास अगर एबिलिटी है कि वो एंटी ए एंटीबॉडी भी बना सकता है, तो बॉडी क्या करती है, सिग्नल भेजती है कि इन बी सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इन बी सेल्स को एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या एनर्जी के थ्रू इनको इनएक्टिवेट किया जाता है। एपोप्टोसिस यानी उनकी सेल डेथ कर दी जाती है, उनको कम्प्लीटली तौर पर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, या उनको एनर्जी यानी उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से बॉडी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ इम्यूनिटी नहीं होने देती बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी प्रोटेक्टेड होती है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ओ ब्लड ग्रुप के बारे में हमें पता है कि ओ एक यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर मतलब क्या है कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि इसके अंदर दोनों एंटीजन एज प्रेजेंट होती है और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ ए भी प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज़ बी भी प्रेजेंट होती हैं। तो लेट्स से हमने ओ ब्लड दिया किसी भी ए पर्सन को, तो इसकी एंटीबॉडीज़ वो इसकी एंटीजन के साथ क्या कर सकती हैं, रिएक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ए ब्लड को दिया तो इसके अंदर जो एंटीजन है वो ए है और इसके अंदर भी एंटीजन क्या है, ए है। तो इसकी एंटीजन्स इस बी के साथ बाइंड करके एग्लूटिनेशन कॉज कर सकती हैं, लेकिन ये क्यों नहीं करती, बिकॉज जो हम ब्लड डोनेट करते हैं वो लेस अमाउंट में होता है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये क्या हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती हैं बॉडी के प्लाज्मा की वजह से। तो बेसिकली जो ट्रांसफ्यूजन है उसके अंदर जो एग्लूटिनेशन के रिएक्शन होते हैं उसमें हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि कौन सा पर्सन के अंदर कौन सी एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और किस तरह से बॉडी अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती और किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है बाय नेगेटिव सिलेक्शन। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक इमीडिएट एंड डिलेड रिस्पॉन्स। इमीडिएट रिस्पॉन्स तब होता है जब ए बी ओ ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी हो, यानी ए वाले पर्सन को बी वाला ब्लड दे दिया और बी वाले को ए वाला, यानी किसी भी तरह की ए बी ओ ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो तब जो रिएक्शन होता है वो इमीडिएट होता है। फौरी तौर पर हम देखते हैं कि उस पर्सन की बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ऐसा होता क्यों है, जब भी ए बी ओ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो इन एंटीजेंस के अगेंस्ट बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है वो आईजीएम होती है, यानी ए बी ओ ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट यानी जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी होती हैं, आईजीएम। अब ये जो आईजीएम एंटीबॉडीज़ जब फ़ौरन एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई तो ये क्या करती हैं, बेसिकली आईजीएम के बारे में पहले हमने अंडरस्टैंड किया, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी तो जो फॉरेन ब्लड है यानी जो इनकम्पैटिबल ब्लड है ये उन ब्लड सेल्स को मैक फॉर्मेशन के थ्रू, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के थ्रू उन ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब जब ये डिस्ट्रक्शन होती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है,
उसके रिज़ल्ट में हीमोग्लोबिन, फ्री हीमोग्लोबिन, क्योंकि ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं तो फ्री हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। हीमोग्लोबिन ये उस पर्सन के अंदर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये किडनी में से पास होगी और यूरिन का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाई नज़र आएगा हमें, और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से यूरिन का कलर भी क्या हो जाएगा, डार्क। तो हमें यूरिन के कलर से ही आइडिया हो जाएगा कि इस पर्सन के अंदर जो ट्रांसफ्यूजन हुई है वो गलत हुई है, इसमें जो ब्लड है वो गलत लग गया है। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये फौरी तौर पे रिस्पॉन्स होता है, और इसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, बिकॉज आईजीएम बहुत ही स्ट्रांगली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को के क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करती है, जिससे वो जो गलत ब्लड लगा है, फॉर एग्जांपल ए वाला पर्सन था उसको ब्लड दे दिया बी वाला। अब क्या हुआ कि इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी, एंटी बी। एंटीबॉडीज़ इस ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन बी के साथ रिएक्ट करती हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू इन ब्लड सेल्स की क्या कर देती हैं, डिस्ट्रक्शन कॉज कर देती हैं। अब अगर ट्रांसफ्यूजन गलत हो, लेकिन इस मर्तबा अगर मिस्टेक हो RH फैक्टर की, RH फैक्टर, जिस तरह से RBCs की सरफेस के ऊपर ABO ब्लड ग्रुप की एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से RH फैक्टर की भी एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं। इसकी टोटल 5 अलील्स हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कॉज करती है वो है D अलील। तो अगर किसी पर्सन के अंदर D अलील प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं वो पर्सन RH पॉजिटिव है, और अगर किसी पर्सन के अंदर D अलील एब्सेंट हो तो हम कहते हैं वो RH नेगेटिव है। इसी तरह से हमारे ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A नेगेटिव, A एंटीजन होने की वजह से A ब्लड ग्रुप एंड D एंटी अलील होने की वजह से या D एंटीजन होने की वजह से पॉजिटिव, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बन जाता है। तो अगर RH पॉजिटिव वाले पर्सन को ट्रांसफ्यूज़ किया है ब्लड RH नेगेटिव वाले पर्सन ने, तो उससे जो इनकम्पैटिबिलिटी का रिएक्शन होता है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं IgG। ये डिफरेंस है ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी के रिएक्शन के रिजल्ट में कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, IgM और IgG। IgG जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो जाकर बाइंड करती हैं उस इनकम्पैटिबल रेड ब्लड सेल्स के साथ, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इतना अच्छी तरह से एक्टिवेट नहीं करती, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो इसमें मैक फॉर्मेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके अलावा जब मैक फॉर्मेशन नहीं होती तो रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते और हीमोग्लोबिन हमें फ्री नहीं मिलता, तो इसके अंदर फ्री हीमोग्लोबिन भी नहीं होता। तो यूरिन के में भी हमें पता नहीं चलेगा कि असल में ये ARH नेगेटिव की इनकम्पैटिबिलिटी हुई है या नहीं हुई। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस होती है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स IgG के साथ बाइंड कर जाते हैं वो जाते हैं लिवर के अंदर, वहाँ पर उनकी 3 तरह से डिस्ट्रक्शन होती है। ऑप्सोनाइजेशन, जिस तरह से हमने पढ़ा, उनकी मैक्रोफेजिस के थ्रू फैगोसाइटोसिस होती है, इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा, ऑप्सोनाइजेशन हो रही है, फैगोसाइटोसिस हो रही है और एग्लूटिनेशन। तो जब ये लिवर में जाते हैं तो वहाँ पर एग्लूटिनेट करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू इनको मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, फैगोसाइटोज कर देते हैं, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जो फॉरेन ब्लड सेल्स होते हैं उनको बॉडी से टोटली तौर पे रिमूव कर दिया जाता है। और एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है कि इसमें भी बिलीरुबिन का लेवल हाई हो जाता है, इसमें भी, क्योंकि दोनों में ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है,
ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रॉय होता है, उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, उसके रिजल्ट में बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। और जब बिलिरुबिन की जो ज़्यादा कंसनट्रेशन है वो बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है। तो असल में ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जिससे हम इन ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शंस को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कहते हैं। हाइपर नॉर्मल बॉडी में रिएक्शन जब होता है अगेंस्ट एनी पैथोजन, तो उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ पैथोजन को रिमूव किया जाता है बॉडी से। बट ट्रांसफ्यूजन के केस में क्या हो रहा है कि चलें बाहर से एंटीजन तो बॉडी के अंदर आया है, लेकिन उसके रिज़ल्ट में हमारा जो लीवर है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, हमारी जो किडनी है वो ओवर रिएक्ट कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल हाई हो रहा है और हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। तो ये नेबरिंग सेल्स को, दूसरे सेल्स को भी, अपने ही सेल्स को, ओन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इस वजह से इस रिएक्शन को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहते हैं। ये एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, विच इज़ हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न। इसका जो ताल्लुक है वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही है, या यू कैन से इसका भी ताल्लुक ब्लड से है, नॉट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न यानी अभी एक नए पर्सन की बर्थ हुई, उसके अंदर हीमोलाइसिस होगी। हीमो कहते हैं ब्लड को, या स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स के लिए हम इधर यूज़ कर रहे हैं, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो इधर क्या हो गई, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं। तो उस पर्सन के अंदर अनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। अब ये माइल्ड भी हो सकता है, ये सीवियर भी हो सकता है। तो हीमोलिटिक डिजीज़ की जो सीवियर फॉर्म है ना, उसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। इसमें फिटैलिस तो फीटस से है, और एरिथ्रो मतलब इम्मेच्योर रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। इसमें इम्मेच्योर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं फीटस के अंदर, जिस वजह से इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहते हैं। ये सीवियर फॉर्म है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, HDN की। अब इसमें होता क्या है, जब एक RH नेगेटिव मदर मेट करती है RH पॉजिटिव फादर के साथ, तो उसके रिज़ल्ट में चांस होते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो भी RH पॉजिटिव होगा। अब ये जो RH पॉजिटिव बेबी है, ये इनकम्पैटिबल होता है RH नेगेटिव मदर के साथ। नॉर्मली क्या होता है, ये जिस तरह से स्ट्रक्चर गिवन है, ये बेबी है, ये प्लेसेंटा है, ये मैटरनल सर्कुलेशन है। मैटरनल सर्कुलेशन और बेबी की सर्कुलेशन के दरमियान में एक स्पेशल टाइप की लेयर होती है जिसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ये सेल्स की लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है जो प्रोटेक्ट करती है बेबी के ब्लड सेल्स को मैटरनल सर्कुलेशन में जाने से। लेकिन समटाइम्स बहुत कम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कम रेड ब्लड सेल्स हैं जो इसको क्रॉस करते हैं, जिसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ से मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो बेबी के रेड ब्लड सेल्स हैं वो उधर मूव कर जाते हैं मैटरनल सर्कुलेशन में। अब बेबी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो RH पॉजिटिव हैं, और ये जा कहाँ पर रहे हैं, मदर की RH नेगेटिव सर्कुलेशन के अंदर। RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स जा रहे हैं RH नेगेटिव मदर की सर्कुलेशन में। उसके रिज़ल्ट में होता क्या है कि मदर की बॉडी रिएक्ट करती है और कंसीडर करती है कि बेबी के जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं वो एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन है। तो फॉरेन एंटीजन होने की वजह से मदर के बी सेल्स जो हैं, RH स्पेसिफिक बी सेल्स, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और प्लाज्मा सेल्स के बारे में हमें पता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। तो ये इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट
एंटी RH IgM प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंटी RH M प्रोड्यूस, क्योंकि ये प्राइमरी एंटीबॉडी है। जब भी कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो IgM ही प्राइमरी एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होती है। तो हुआ क्या कि RH पॉजिटिव ब्लड जब RH नेगेटिव मदर की सर्कुलेशन में गया तो मदर की बी सेल्स ने प्लाज्मा सेल्स बनाए और प्लाज्मा सेल्स ने एंटी RH एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दी। और ये कौन सी एंटीबॉडीज़ थी? IgM। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम देखते हैं। और दूसरी चीज़ क्या, उन्होंने मेमोरी सेल्स बनाना स्टार्ट कर दी कि फ्यूचर में अगर ये रेड ब्लड सेल्स दोबारा से आते हैं तो इन मेमोरी सेल्स के थ्रू क्या किया जाएगा, फौरी तौर पर एंटीबॉडीज़ बनाकर उन रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट प्रेगनेंसी तक, बिकॉज IgM प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती। जब ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेंगी तो ये ब्लड की बेबी की सर्कुलेशन में नहीं जाएंगी। बेबी की सर्कुलेशन में नहीं जाएंगी तो वहाँ जाकर ये एग्लूटिनेशन कॉज नहीं करेंगी या बेबी के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी ये वाली एंटीबॉडीज़ IgM। लेकिन अब प्रॉब्लम कब आती है? सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर के अंदर ऑलरेडी IgM एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं और मेमोरी सेल्स बन चुके हैं। तो जब दोबारा से RH पॉजिटिव बेबी मदर कंसीव करती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जैसे ही इसका जो ब्लड है बेबी का वो मदर सर्कुलेशन में जाता है तो मेमोरी सेल्स फौरी तौर पे एक्टिवेट हो जाते हैं और उस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी थी, एंटी RH एंटीबॉडीज़, तो वो रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो IgG, ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रोड्यूस हुई। IgM प्राइमरी एंटीबॉडीज़ थी, तो क्लास स्विचिंग के थ्रू सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हुई वो IgG। और IgG के बारे में स्पेशल बात ये है कि दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं तो ये बेबी की सर्कुलेशन में जाएंगे। बेबी की सर्कुलेशन में जाके बेबी के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से जो फीटस है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी, वो नए रेड ब्लड सेल्स बनाने की कोशिश करेगा, बट इस बर्डन की वजह से वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स को ही सर्कुलेशन में ऐड करना शुरू कर देगा, जिस वजह से इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। यानी इमेच्योर सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन इन द फीटस इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। उसके पीछे की रीज़न हमने अंडरस्टैंड कर ली कि सेकंड प्रेगनेंसी में जब IgG जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है वो जब बेबी की सर्कुलेशन में जाती है तो वहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। उधर जाकर ये हीमोलाइसिस स्टार्ट कर देगी, बेबी जो प्रोड्यूस होगा वो अनीमिक होगा, एनीमिक। इस बेबी को जॉन्डिस होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन भी जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, बिलीरुबिन की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, बिलीरुबिन बनेगा और ये बहुत टॉक्सिक होता है। इवन ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज, क्योंकि फीटस के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं बना होता। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर नॉर्मली प्रोटेक्ट करता है IgGs को या एंटीबॉडीज़ को कि ये ब्लड ब्रेन के अंदर जाकर डैमेज कॉज करें। तो वहाँ पर जो ब्लड होगा वहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स उसको जब डिस्ट्रॉय करेगा तो बेबी जो प्रोड्यूस होगा वो भी उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। अब ये तो आगे प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हम बेबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेडिकेशन है जिसको रोगैम कहते हैं, RHOGAM या रोगाम। ये मेडिकेशन है, ये दी जाती है मदर को ताकि मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए। मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, जब पहली डिलीवरी हुई तो चांसेस थे कि बेबी की जो ब्लड सेल्स हैं वो मदर सर्कुलेशन में जा सकते हैं। तो उस मदर सर्कुलेशन के अंदर अगर कोई ब्लड चला गया तो रोगैम
उस मदर को दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ताकि ये क्या है बेसिकली, ये RH एंटी-RH एंटीबॉडीज़ हैं। तो अगर कोई ब्लड सेल्स आए भी हैं तो ये रोगैम उनको डिस्ट्रॉय कर देगा बी सेल एक्टिवेट होने से पहले, बी सेल एक्टिवेशन से पहले, ताकि बी सेल्स एक्टिवेट ना हो और वो मदर के अंदर मेमोरी सेल्स और IgM प्रोड्यूस ना करें। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं एक मदर को कि वो RH पॉजिटिव के केस में भी जो उसका बेबी है किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करे और बेबी जो है वो भी हेल्दी पैदा हो। तो ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। उसके बाद है ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, जिस तरह से पेनिसिलिन की हम बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन की, आइबुप्रोफिन बहुत फेमस मेडिसिन है जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग इसको नॉर्मल बेसिस पर यूज़ करते हैं, नेप्रोक्सिन। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो, या कुछ ड्रग्स हैं जो असल में क्या करती हैं, जो हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करती हैं। किस तरह से, हमने देखा था कि RBCs की सरफेस के ऊपर, ये RBC है, RBC की सरफेस के ऊपर क्या है, एंटीजन प्रेजेंट होती है, A एंटीजन B एंटीजन। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाती हैं। ये ड्रग है, ये इस एंटीजन के साथ बाइंड करके, अब इससे क्या होता है, ये जो बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो इसको एज अ फॉरेन एंटीजन कंसिडर करते हैं। बी सेल्स एक्टिवेट होकर इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, वो इस रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन कॉज कर देती हैं। जब इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये भी डिस्ट्रक्शन किस तरह से हो रही है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की हेल्प से। एंटीबॉडीज़ ड्रग के साथ बाइंड की, दूसरी साइड पर वो किसके साथ बाइंड करके, कॉम्प्लीमेंट की प्रोटीन्स के साथ, जिससे मैक बना, मैक फॉर्मेशन से सेल लाइसिस होगी। तो बेसिकली सिंपल सी ड्रग्स ने क्या किया, कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर, सबके अंदर नहीं, कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर हीमोलाइसिस और एनीमिया कॉज कर दिया। और अगर इन ड्रग्स की कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए तो इसके इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।